प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मैं आर के सिंह आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा सेवा सेतु पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिवादन है। आज मैं पूर्व घोषित योजना के क्रम में इतिहास विषय पर केंद्रित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं और बिंदुओं पर चर्चा हेतु आपके सम्मुख उपस्थित हूं और मैं आज की चर्चा का आरंभ इतिहास नाम की शब्दावली अर्थात टर्म के साथ करूंगा। इतिहास क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? वास्तव में इतिहास समाज केंद्रित विभिन्न विषयों के अध्ययन का जो व्यापक दायरा है उसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अर्थात उसकी एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत हम अपने अतीत अर्थात पास्ट के उस हिस्से का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करते हैं जहां तक वर्तमान आधुनिक सभ्यता ने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अपनी पहुंच बनाने में सफलता पाई है। हम इतिहास का आरंभ अर्थात इतिहास के अंतर्गत अर्थात अपने अतीत के अध्ययन का आरंभ अपने आदि पूर्वजों के साथ करते हैं, अर्थात आदि मानव के साथ करते हैं। और इतिहास के अध्ययन के आरंभ की इस प्रक्रिया में हम आदि मानव के विश्व के विभिन्न भागों और क्षेत्रों में आरंभिक उपस्थिति के चिन्हों और सुरागों का अध्ययन करते हैं। तत्पश्चात आदि मानव के वर्तमान आधुनिक मानव में विकसित होने की लाखों वर्ष की जो लंबी प्रक्रिया रही है उसकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद आरंभिक आधुनिक मानव जो कि प्रारंभ में घुमंतु, यायावर, खानाबदोश और आखेटक प्रवृत्ति का था, उनके जीवन का अध्ययन करते हैं, उनसे जुड़े हुए तथ्यों और पहलुओं का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आधुनिक मानव के सर्वप्रथम आंशिक रूप से पशुपालक और आंशिक रूप से कृषि आधारित जीवन शैली को अपनाने संबंधी तथ्यों और पहलुओं का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आधुनिक मानव के पूर्ण रूप से पशुपालक जीवन शैली और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था और जीवन शैली का हम अध्ययन करते हैं। और इसी कालखंड में हम विश्व के विभिन्न भागों और क्षेत्रों में विभिन्न समय पर विभिन्न कालखंडों में आधुनिक मानव द्वारा बसाई गई आरंभिक बस्तियों का भी अध्ययन करते हैं। अब इसके पश्चात पूर्ण रूप से पशुपालक और कृषि पर आधारित जीवन शैली को अपना लेने के बाद कृषि उपज के अधिशेष जनित परिस्थितियों के आधार पर आरंभिक नगरीय सभ्यताओं के उदय का अध्ययन करते हैं, उनके पतन का अध्ययन करते हैं, उनके पतन के कारणों का भी अध्ययन करते हैं। और इसके पश्चात हम छोटे छोटे राज्यों, नगर राज्यों के कालखंड का अध्ययन करते हैं। उसके पश्चात छोटे छोटे राज्यों से निर्मित बड़े राज्यों के कालखंड का अध्ययन करते हैं और
इसी क्रम में बड़े बड़े राज्यों के एकीकृतीकरण से उपजे साम्राज्यों और उनके कालखंड तथा उनकी आपसी प्रतिस्पर्धाओं से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं और साम्राज्यों के कालखंड के पश्चात हम औपनिवेशिक शासन के कालखंड का अध्ययन करते हैं और अंत में औपनिवेशिक शासन के अंत के साथ विश्व के विभिन्न भागों में प्रभुत्व संपन्न नवीन राष्ट्रों के उदय और उनकी स्थापना का अध्ययन करते हैं। कुल मिलाकर इतिहास के समग्र अध्ययन को व्यवस्थित रूप देने के लिए, क्रमबद्ध रूप देने के लिए उसे 3 कैटेगरीज में, वर्गों में बांट दिया गया है। इतिहास के क्रमबद्ध अध्ययन के लिए इसे प्राग इतिहास, जिसको प्री हिस्ट्री कहते हैं, प्री हिस्ट्री अर्थात प्राग इतिहास, इतिहास का वह कालखंड है जिससे संबंधित जानकारियों के लिए हमें पूर्ण रूप से पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस कालखंड का इतिहास जानने के लिए हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई लिखित विवरण नहीं है। इस कालखंड का संपूर्ण इतिहास आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अर्थात पुरातत्व विभाग द्वारा जो सामग्रियां और जो अवशेष तत्कालीन लोगों द्वारा प्रयोग में लाए गए थे, उनको प्राप्त किया गया है, उसके आधार पर हम इनकी जीवन शैली, इनकी दिनचर्या आदि बातों का एक अनुमान और आकलन के आधार पर खाका तैयार कर इनके इतिहास को संगठित करते हैं। प्राग इतिहास का काल 5,50,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1,000 वर्ष ईसा पूर्व तक का है, अर्थात लगभग 5.5 लाख वर्ष का जो इतिहास का काल खंड है वह पाषाण कालीन इतिहास के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस काल खंड का जो आधुनिक मानव था, ज्ञान का स्तर कम होने के कारण इसने अपने विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पाषाण के अर्थात पत्थर के औजार और उपकरण का सहारा लिया था। यही कारण है कि इस कालखंड की हिस्ट्री को हम कभी कभी स्टोन एज भी बोलते हैं, दैट इज हिस्ट्री ऑफ स्टोन एज। इसके बाद 3,500 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1,000 वर्ष ईसा पूर्व का जो कालखंड है, इसे आद्य इतिहास कहते हैं। इसे आद्य इतिहास क्यों कहते हैं, इसके लिए पहले हमें उस इतिहास को जानना होगा जिसमें वैज्ञानिकता के तत्व सम्मिलित होते हैं, समाविष्ट होते हैं। उस इतिहास को जिसका ज्ञान हमें लिखित साक्ष्यों, लिखित विवरण, विदेशियों के यात्रा वृत्तांतों और विभिन्न राजवंशों के राजतंत्रों द्वारा शिलाओं पर लिखित आलेख, स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए लेख, शिलाओं पर उत्कीर्ण किए गए लेख और विभिन्न राजाओं, शासकों द्वारा समय समय पर
जारी किए गए सिक्कों, मुद्राओं और राजाओं और शासकों द्वारा स्थापत्य को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में विभिन्न स्थलों पर बनाए गए भवन, इमारत, स्मारक, जिन पर कुछ स्थानों पर लेख उत्कीर्ण हैं, खुदाई करके लिखे गए हैं, ये और साथ ही साथ पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन में पाए गए पुरातात्विक सामग्रियां, इन सभी के द्वारा हम इस कालखंड के इतिहास का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं और इस कालखंड के इतिहास को ही हम वास्तविक इतिहास भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कालखंड का इतिहास जानने के लिए हमारे पास जितने भी स्रोत हैं वह विश्वसनीय हैं, अर्थात वो अपने आप में वैज्ञानिक प्रकृति के हैं। लेकिन इस कालखंड के इतिहास को हम इस इतिहास का आदिम रूप या इसका पुराना रूप कह सकते हैं, अर्थात इस इतिहास के स्वरूप ने इस कालखंड में एक रूप लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस कालखंड में जो नगरीय सभ्यताएं स्थापित हुई या जिन नगरीय सभ्यताओं का उदय हुआ, उन नगरीय सभ्यताओं में सर्वप्रथम कुछ नगरीय सभ्यताओं में लेखन की कला का विकास हुआ और कुछ नगरीय सभ्यताओं के जो लेख पाए गए हैं उन्हें डिसिफर भी किया गया है, यानी उनका भाषा विज्ञान के विशेषज्ञों द्वारा उनका गूढ़ वाचन किया गया है और उनके भाव को समझा गया है। अर्थात कुल मिलाकर इस कालखंड का इतिहास वैज्ञानिक इतिहास का एक आरंभ काल था। इसीलिए हम इसे इतिहास का आद्य स्वरूप भी कहते हैं, अर्थात आद्य इतिहास। अब हम आप सभी को प्राग इतिहास, जिसे पाषाणकालीन इतिहास कहते हैं, इसे सुविधा के लिए, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए तीन वर्गों में, तीन कैटेगरीज में बांट दिया गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत इस कालखंड के आधुनिक मानव का इतिहास, जो कि 5,50,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष ईसा पूर्व तक का रहा है, इस कालखंड के पाषाणकालिक आधुनिक मानव द्वारा, जो कि घुमंतु, यायावर, आखेटक जीवन शैली को अपनाए हुए थे, उनके द्वारा पत्थर के जो पाषाण के जो औजार और उपकरण बनाए गए थे, वो उन्हें अगर तकनीकी रूप से उनका विश्लेषण किया जाए तो वो भद्दे किस्म के थे। और इस कालखंड के बाद जो मध्य पाषाण काल आता है, जो 10,000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 5,000 वर्ष ईसा पूर्व तक के कालखंड को समाहित किए हुए है, इसमें आधुनिक मानव, जो कि पूर्व पाषाणकालीन आधुनिक मानव की तुलना में यह सोच में, विचार में, दृष्टिकोण में, दूरदर्शिता में उन्नत हो चुका था। इसने उन्नति के स्तर को प्राप्त कर लिया था, एक निश्चित उन्नति के स्तर को इसने मध्यम आकार के पाषाण के औजार और उपकरण बनाए। इस पाषाणकालीन इतिहास के बाद नव पाषाणकालीन इतिहास आता है, यानी पाषाणकालीन इतिहास का यह जो है अंतिम भाग है। नव पाषाणकालीन जो आधुनिक मानव था,
वह मध्य पाषाण कालीन आधुनिक मानव की तुलना में भी सोचने, समझने, कल्पना करने आदि दृष्टियों से यह अधिक उन्नतशील था। और इसके द्वारा जो पाषाण के उपकरण और औजार बनाए गए वो आकार में छोटे किंतु गुणात्मक थे। आकार में छोटे होने के कारण इनका उपयोग करना, इनको हैंडल करने में आसानी थी इन्हें, अर्थात ये उपकरण और औजार इनकी आरंभिक वैज्ञानिक सोच, तार्किक सोच का एक नमूना है। नवपाषाण काल जो कि 5000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1000 वर्ष ईसा पूर्व के कालखंड के अंतर्गत आता है। इस इतिहास की इस कालखंड की एक और विशेषता है कि यह इस कालखंड में कहीं कहीं पर हमें पाषाणकालीन संस्कृति के साथ साथ ताम्र धातु यानी तांबे के उपयोग के भी साक्ष्य और अवशेष प्राप्त होते हैं। अतः उन संस्कृतियों को जिनमें पाषाण से निर्मित उपकरण और औजारों के साथ साथ तांबे का उपयोग भी आरंभ हो चुका था, उन्हें ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहां देख लीजिए, मैंने नवपाषाण कालीन संस्कृति को ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में भी विभाजित किया है। और इसी कालखंड में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के बाद कांस्य युगीन नगरी सभ्यताओं का उदय होता है। और इन नगरी सभ्यताओं का जो कालखंड है वह लगभग 3500 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 1000 वर्ष ईसा पूर्व तक होता है। 1000 वर्ष ईसा पूर्व से लौह युग का आरंभ होता है, यानी आधुनिक मानव द्वारा लोहे का और लोहे से निर्मित उपकरणों, हथियारों, औजारों का उपयोग होने लगता है। और यहीं से आधुनिक मानव द्वारा राज्यों, नगर राज्यों की स्थापना आरंभ कर दी जाती है। और यहीं से हमारा ऐतिहासिक काल यानी 1000 वर्ष ईसा पूर्व से, लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व से इतिहास कालखंड का, जिसे हम इतिहास कहते हैं, अर्थात जिसके हमें लिखित विवरण मिलते हैं, कुछ अन्य लिखित साधन मिलते हैं, उस युग का आरंभ होता है। वस्तुतः मैंने आज ये सब जो चर्चाएं की वह मैंने केवल एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन के लिए की, अर्थात एक परिचय मात्र के लिए हमने ये चर्चा की। मेरा मुख्य उद्देश्य इतिहास का आरंभ आरंभिक नगरी सभ्यताओं के साथ करने का है। अर्थात आज के बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं इतिहास के अध्ययन को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो मैं आरंभिक नगरीय सभ्यताओं के साथ शुरू करूंगा, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, कुछ अमेरिकन भागों में नगरीय सभ्यताओं,
के उदय से जुड़ी हुई बातों को लेकर मैं अगले वीडियो में आऊंगा। थोड़ा सा एक चर्चा करना था, इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है। वास्तव में इतिहास का अध्ययन वर्तमान को संवारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वर्तमान को इतिहास के माध्यम से जानने के साथ साथ हम अपने फ्यूचर को भी अमूर्त रूप से गढ़ते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस वर्तमान सभ्यता को हम अपनी आधुनिक सभ्यता कहते हैं वह कोई एक बार में अर्जित की हुई उपलब्धि नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी जो आज की वर्तमान आधुनिक सभ्यता है उसे हमने एक ही बार में अर्जित कर लिया है। इस वर्तमान आधुनिक सभ्यता को अर्जित करने में, प्राप्त करने में लाखों हजारों वर्ष की विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यताओं के विभिन्न तत्वों का पीढ़ी दर पीढ़ी क्रम से संचार हुआ है। तब जाकर के हमने ये आज की आधुनिक सभ्यता पाई है। हमने अर्जित कम की है, पाई है, उसमें कुछ योगदान हम कर रहे हैं और हर पीढ़ी करती है। तो इसी आधार पर कहा जा सकता है कि आने वाली पीढ़ी अर्थात जो आने वाला भविष्य है उसमें भी हमारी भूमिका जरूर होगी। जिस प्रकार से लाखों हजारों वर्षों की विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं ने हमारी वर्तमान आधुनिक सभ्यता को खुराक प्रदान की है, ऊर्जा प्रदान की है, उसी प्रकार से आज की हमारी जो आधुनिक सभ्यता है, जो कल का इतिहास बनेगी, वह स्वाभाविक रूप से हमारे भविष्य और भविष्य की पीढ़ियों को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूं कि मैं अब आज के बाद से, यानी इस वीडियो के बाद से, इतिहास के अध्ययन का जो कार्य है वो मैं आरंभिक नगरीय सभ्यताओं के उदय के साथ करूंगा। आरंभिक नगरीय सभ्यताओं के पूर्व की जो संस्कृतियां हैं, चाहे वो पाषाण कालिक रही हो, ताम्र पाषाण कालिक रही हो, इन पर मैं विचार करने की मेरी मंशा नहीं है। हम अपने इतिहास पर केंद्रित शिक्षा संबंधी जितने भी वीडियोज हैं उसे मैं आरंभिक नगरीय सभ्यताओं के उत्थान उदय के साथ ही शुरू करूंगा। तो आज की ये जो जितनी भी बातें रही, ये मात्र एक इंट्रोडक्टरी और परिचयात्मक स्वरूप रही है, परिचय स्वरूप रही है। कल के वीडियो से मैं विधिवत रूप से वैज्ञानिक ढंग से विश्व के विभिन्न भागों में, जैसे यहां देखिए, ये जो इराक है, दक्षिणी इराक में जो पहली नगरीय सभ्यता का उदय हुआ, जिसे मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेर की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, उस पर हम विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। यहाँ मिस्र की सभ्यता, जो दक्षिणी मिस्र, जिसको हम अपर मिस्र कहते हैं और इसको लोअर मिस्र, इस मिस्र की सभ्यता जो कि नगरीय सभ्यता थी, उस पर प्रकाश डालेंगे। भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उस पर प्रकाश डालेंगे। ईरान की सभ्यता और यूरोप की सभ्यता का आरंभ कहां से हुआ, उस पर प्रकाश डालेंगे। चीन की सभ्यता पर प्रकाश डालेंगे और साथ ही अमेरिका यानी जो दोनों अमेरिका हैं, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, इनमें
जो आरंभ में जो नगर उभर कर सामने आए, जो नगरी सभ्यता उभर कर सामने आई पहली बार, उन बिंदुओं पर भी प्रकाश डालेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब बातों को लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।